हेलो गाइस, आप स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन के बारे में। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पीडीएफ के बारे में बताया था, जो कि हिस्टोग्राम का एक पार्ट था। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ना इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि ना वो वाली वीडियो के ना जो से कॉन्सेप्ट है हम ना इस वीडियो में यूज करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज होने से बढ़िया कि आप ना पहले वो वाली वीडियो देख लो। ठीक है दोस्तों यदि आप नए आए हो चैनल पर तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग डाटा साइंस रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, तो आप उसे भी जाकर चेकआउट करना ना भूलना। तो अब बात करते हैं कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन के बारे में कि इसका क्या यूज़ है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में अब पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आपके पास ना एक ना ग्राफ आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, जो कि मैंने ना एक सेतोसा का ग्राफ क्रिएट किया पैटर्न लेंथ का। ठीक है, और ना मैंने ना दूसरी साइड ना प्रोबेबिलिटी ली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना दो लाइंस दिख रही होंगी, एक ऑरेंज एक है ब्लू। जो सी ऑरेंज वाली लाइन है ना, ये है सीडीएफ। इसे कैसे क्रिएट करना है उसकी आप टेंशन मत लो, अभी के लिए बस आप इतना समझ लो। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ना एक ब्लू लाइन है जिसे हम कहते हैं पीडीएफ, मतलब कि हमने एक पीडीएफ क्रिएट किया हुआ है ब्लू लाइन का। ठीक है, ब्लू लाइन से मैंने उसे डिनोट किया है। दोस्तों अब एग्जांपल के लिए मैंने ना एक ना फ्लावर लिए जो कि सेतोसा का है। ठीक है, उसकी ना पैटर्न लेंथ है 1.5। ठीक है, और मैं ना चेकआउट करना चाहता हूं कि जब भी किसी भी फ्लावर की पैटर्न लेंथ 1.5 होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सेतोसा होने की। ठीक है, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। तो हमने क्या करना है, ग्राफ में 1.5 को प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके बिल्कुल मैं ऊपर जाता रहा। ठीक है, जब हमारे पास कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन की जो भी लाइन है वह आ गई। ठीक है, मैंने उसके बिल्कुल सामने देखा, उसके सामने क्या लिखा हुआ था 0.6। इसका क्या मतलब है कि जोन सा वो वाला फ्लावर है उसके सेतोसा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि मैंने ना एक और फ्लावर लिया, मुझे पता है कि वो सेतोसा है। ठीक है, बट मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि उसके सेतोसा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो मेरे पास फ्लावर था, उसकी पैटर्न लेंथ कितनी थी, 1.7। ठीक है, और मैंने ना कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन की हेल्प से चेकआउट किया कि जोन सी उसकी प्रोबेबिलिटी है सेतोसा होने की वो कितनी है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर पता लग रहा है कि ये ना 90% या फिर 95% के नज़दीक है। ठीक है, तो मुझे क्या पता लग रहा है, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जब भी कोई भी फ्लावर जिसकी पैटर्न लेंथ 1.7 होगी उसकी जोन से सेतोसा होने की प्रोबेबिलिटी है वो 90 से लेकर 95% के बीच में होगी। वैसे तो आपको एक्यूरेट जो सा रिजल्ट है वो मिल जाएगा, यहाँ पर ग्राफ में इतने ज़्यादा डिटेल से दिख नहीं रहा। ठीक है, बट आपको जब ना मैथमेटिकली इसे सॉल्व करोगे तो आपको इजीली इसका आंसर पता लग जाएगा। अब बात करते हैं कि जो सा सीडीएफ का ग्राफ है, जो आपको यहाँ पर ऑरेंज लाइन दिख रही है, इसे हमने क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, इसे क्रिएट करने से पहले आपने ना पहले पीडीएफ को क्रिएट कर लेना है। पीडीएफ को कैसे क्रिएट करना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आपको क्या करना पड़ेगा, पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों वैसे मैंने आई बटन में भी लिंक दे दिया, आप जाकर वहां से भी चेकआउट कर सकते हो उसे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास क्या था, सेतोसा फ्लावर की जितनी भी पैटर्न लेंथ है वो सारे का डाटा मेरे पास प्रेजेंट था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसका पीडीएफ क्रिएट कर लिया। ठीक है, पीडीएफ क्रिएट करने के बाद एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं कि मैं ना 1.5 का फाइंड आउट करना चाहता हूं सीडीएफ। ठीक है, तो उसे मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं चेकआउट करूंगा उन सारे डाटा में से कि जिस भी फ्लावर की पैटर्न लेंथ 1.5 या फिर 1.5 से कम है, मैं उन सभी को प्लस कर दूंगा। ठीक है, मतलब कि उनको काउंट कर लूंगा, वो वाले फ्लावर्स जिनकी पैटर्न लेंथ 1.5 से कम होगी। ठीक है, एक बार मैंने प्लस कर लिया, एग्जांपल के लिए ना प्लस करने के बाद 40 आ गया। ठीक है, तो मैंने ना उसे 40 को ऊपर लिख दिया और ना मैंने उसे डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ सेतोसा फ्लावर्स। सेतोसा फ्लावर मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया कि टोटल है 50। ठीक है, तो 40 डिवाइडेड बाय 50, जब इसे आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ना 0 पॉइंट समथिंग आएगा, वो क्या होगी, हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हो, जो से ये वाला ग्राफ है ना, इसे इस मेथड से सॉल्व करके ये ग्राफ आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। जब आप खुद ना इसे सॉल्व करके देखोगे तो आपको इजीली समझ लग जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सीडीएफ के बारे में हर एक चीज समझ लग गई होगी, ग्राफ के बारे में तो पता लग ही गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, थोड़ा कोड पार्ट समझ लेते हैं, क्योंकि ये ग्राफ तो हमने बस समझने के लिए पढ़ा है। ठीक है, अब ना इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं कि इसके बिहाइंड द सीन हमें क्या कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, काउंट्स नाम का और ना बिन एजेस नाम का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, np.histogram, क्योंकि हमें पता है जो सा हमारा पीडीएफ है वो हिस्टोग्राम की हेल्प से ही क्रिएट होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा np.histogram और ब्रैकेट में मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा आइरिस सेतोसा। इसमें क्या है,
हमारे पास सेतोसा फ्लावर्स का जितना भी डाटा है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, बट हमें ना बस ना पेटल लेंथ चाहिए। तो मैंने क्या किया, उस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया बिन्स इज इक्वल टू 10। बिन्स इज इक्वल टू 10 का मतलब यार बता क्या होता है, जो आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखता होता है ना नीचे वाली साइड, ठीक है, वो बिन्स ही होते हैं। यहाँ पर हम ना 10 बिन्स ले रहे हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, वो आप ना जैसे जैसे इसे चेंज करके देखोगे वो आपको अपने आप समझ लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डेंसिटी इज इक्वल टू ट्रू किया, इसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जब आप इसे करोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो आगे हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया PDF, ताकि ना जो भी PDF की वैल्यू है वो इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लिखा काउंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ काउंट्स, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी काउंट्स की वैल्यू है, मतलब कि जो भी आइरिस सेतोसा के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, हम क्या कर रहे हैं, उन सभी की वैल्यूज को यहाँ पर पुट आउट कर रहे हैं और उनको डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं, सम ऑफ काउंट्स, मतलब कि जितने भी वो टोटल प्रेजेंट हैं, ठीक है। और बाद में हमने क्या किया, PDF को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास जितने भी PDF है वो हमारे सामने आ चुके हैं, ठीक है। इसने क्या किया, एक एक फ्लावर को लिया, ठीक है, एक एक फ्लावर के पेटल लेंथ को लिया और उसे डिवाइड करके यहाँ पर हमारे पास एक नंपाई एरे क्रिएट करके हमारे सामने दे दिया, ठीक है। और आगे मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट करा दिया बिन्स के एजेस को, ठीक है। बिन्स के एजेस क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। यहाँ तक हमारा पार्ट था PDF का, ठीक है। अब हम बात करते हैं CDF के पार्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा np.CUMSUM। CUMSUM का क्या मतलब है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कम्युलेटिव सम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी पिछले फ्लावर्स हैं, मतलब कि जैसे 1.5 था, ठीक है, 1.5 और 1.5 से कम जितने भी फ्लावर्स हैं हम क्या करते हैं, उन सभी का प्लस करते हैं या फिर सम करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कम्युलेटिव सम, ठीक है। और उसके अंदर मैंने ब्रैकेट में क्या डाल दिया, हम कम्युलेटिव सम किसका निकाल रहे हैं, PDF का, ठीक है। तो PDF की सारी वैल्यू हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर मैंने आगे क्या कर दिया, PDF और CDF को क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। और उसके बाद मैंने उसके X लेवल और Y लेवल दे दिए और PLT.show की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, उसे शो करवा दिया, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने बिन एजेस को 1 से क्यों स्टार्ट किया, 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया। एक्चुअली दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, जो से स्टार्टिंग है यहाँ पर 1 से हो रही है, ठीक है, 1, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ना आपको वैल्यूज दिख रही होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। ये 11 क्यों वैल्यूज हमें दिख रही है, क्योंकि हमने बिन्स तो 10 दिए थे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज 11 कहाँ से आ गई, क्योंकि हमें पता है जो सी वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से, बट हमें ना जो सी पहली वैल्यू उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हम उसे ना हटाना चाहते हैं, ठीक है। उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1, ठीक है, ताकि जो सी स्टार्टिंग है ग्राफ में प्लॉटिंग की वो 1 से स्टार्ट होके आगे जितनी भी वैल्यूज है वहां तक प्लॉट हो जाए, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 1, ठीक है। अब आगे क्या होगा, हमारे पास जो सा भी ग्राफ है वो हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगा। दोस्तों अब आगे बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों अब मैंने क्या किया, सेतोसा, वर्सिकलर और जो सा वर्जीनिका है, मैंने उन सभी को मिलाकर एक ग्राफ में ही बना दिया, ताकि मैं ना आपको इजीली समझा सकूं, ठीक है। जैसे जो आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है ये क्या है, हमारे पास PDF, जो आपको ऊपर जो भी ये टावर से दिख रहे हैं ये क्या है, CDF, ठीक है। इतना तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। और दोस्तों अब इसका क्या रोल है, क्यों यूज कर रहे हैं हम, अब आपको पता लग जाएगा। दोस्तों अब मैं यदि यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन लगाना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो भी फ्लावर जिसकी पेटल लेंथ 2 से कम होगी वो क्या होगा, हमारे पास सेतोसा, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि जो से वर्सिकलर वर्जीनिका है वो ना काफ़ी दूर है सेतोसा से, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि यदि 2 से कम वैल्यू है किसी भी फ्लावर के पेटल लेंथ की तो वो क्या होगा, सेतोसा, ठीक है। नहीं तो वो क्या हो सकता है, वर्सिकलर या फिर वर्जीनिका, उसका भी हम इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जहां पर भी जो से वर्सिकलर और वर्जीनिका कट करते हैं, उनके जो से PDF है कट करते हैं, हम वहां पर क्या करते हैं, एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं ताकि हम उन दोनों को अलग अलग कर सकें, ठीक है। जो सा CDF है इस जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कैसे मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। दोस्तों जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए ना इफ एल्स कंडीशन लगा दी कि यदि 2 से ज़्यादा वैल्यू होगी पेटल लेंथ की और 5 से कम वैल्यू होगी तो वो क्या होगा, हमारा वर्सिकलर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यदि मैं किसी भी पेटल लेंथ, मतलब कि कोई भी फ्लावर जिसकी पेटल लेंथ 5 है, ठीक है, उसके वर्सिकलर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमारे पास 95%। वो मुझे कैसे पता लगा, CDF की हेल्प से, ठीक है। और जो सा बाकी 5% बचा है वो किसकी प्रोबेबिलिटी है, वर्जीनिका की। दोस्तों इस तरह मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि किसी भी फ्लावर के सेतोसा, वर्सिकलर एंड वर्जीनिका होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। दोस्तों इससे हमें क्या पता लग गया कि यदि हमारे पास पेटल लेंथ 5 है तो उसके वर्सिकलर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
है 95% और वर्जीनिका होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5%। और सेतोसा की तो जीरो ही होगी क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा दूर है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि 2 या फिर 5 के बीच वैल्यू लाई कर रही है तो वो क्या होगा वर्सिकलर, यदि 5 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो वो क्या होगा वर्जीनिका। हमने क्या किया, सिंपल इफ एल्स कंडीशन की हेल्प से वर्सिकलर, सेतोसा एंड वर्जीनिका को अलग अलग कर दिया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर दे दूंगा। दोस्तों ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ताकि ना आप ना इस जो भी मैंने आपको अब समझाया उसे आप ना इजीली समझ सको और ना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सको। दोस्तों यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।